Dear students, today we will start Ohm's law. So, so I am continuing my lecture. What is Ohm's law? First, write the statement. According to Ohm's law, current is directly proportional to voltage. Current is directly proportional to voltage at constant temperature. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ओम्स लॉ में कि हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये एक्सपेरिमेंट करेंगे. ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होता है. इसमें क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझते हैं. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि इफ वन विल इंक्रीज अदर विल ऑल्सो इंक्रीज. दैट मीन्स इफ करंट विल इंक्रीज वोल्टेज विल इंक्रीज, एंड इफ वोल्टेज विल इंक्रीज करंट विल इंक्रीज. तो थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं कि ये लेट अस सपोज कि एक बल्ब है and this is electric circuit. I am connecting it with a cell. This is the positive terminal of cell, bigger one positive and smaller one negative. Suppose कि यहाँ पे मैं कम वोल्टेज लगाऊँ 1 volt, then brightness of the bulb will be less. If I will apply 2 volt, brightness of the bulb will increase. That means if voltage will increase, current will increase, and if the current will increase, brightness of the bulb will increase. दैट मीन्स जैसे जैसे हम यहाँ पे देखेंगे वोल्टेज ज्यादा होगा तो यहाँ करंट ज्यादा होगा. तो करंट ज्यादा होगा या नहीं इसको चेक करने के लिए हम लोग एक डिवाइस लगाते हैं. हम बाद में इसको सीखेंगे जिसको बोलते हैं एमीटर. तो वो एमीटर करंट को मेजर कर सकते हैं कि कितना करंट जा रहा है. जैसे जैसे मैं यहाँ 1 वोल्ट से 2 वोल्ट 2 वोल्ट टू 5 वोल्ट वी विल इंक्रीज द वोल्टेज, करंट विल इंक्रीज एंड एमीटर विल शो मोर रीडिंग. क्लियर. तो वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो करंट भी इंक्रीज होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ सपोज दिस इज वोल्टेज एक्सिस, एक्स एक्सिस, लेट्स से एक्स एक्सिस इज वोल्टेज एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज करंट एक्सिस. So we all know that current is represented by I and voltage is represented by V. तो जब voltage 0 volt है तो current कितना होगा 0 volt. Why? Because there is a formula that I is equal to V divided by R. So what is I? First we will understand this thing that I is current. What is I? I is current and current SI unit is ampere. We all know that SI unit of current is ampere. What is V? V is voltage and voltage SI unit is volt. That means 2 volt, 5 volt, how much voltage? And what is R? Capital R is resistance. What is resistance? Resistance is opposition in the flow of current. So plastic resistance is very high because plastic offer much more resistance. तो इसीलिए प्लास्टिक क्या है, इंसुलेटेड है, क्योंकि उससे करंट तो जा ही नहीं सकता है क्योंकि रेजिस्टेंस इन्फिनाइट हो जाता है. और रेजिस्टेंस अगर इन्फिनाइट होगा तो करंट कितना हो जाएगा 0, बिकॉज समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनाइट विल बी 0. तो यहाँ पे जब मैं वोल्टेज को 0 करूंगा तो करंट ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 0. तो वोल्टेज 0 करंट 0. इफ सपोज वोल्टेज को मैं 1 वोल्ट कर दिया तो करंट भी तो थोड़ा इंक्रीज होगा. लाइक सपोज 1 एम्पियर आया यहाँ पे. इफ सपोज वोल्टेज को मैं 2 वोल्ट कर दिया तो 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट. तो यहाँ पे करंट कैसे इंक्रीज होगा 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर ऐसे इंक्रीज होगा. तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बना लेते हैं. जब वोल्टेज 1 वोल्ट था तो करंट 1 एम्पियर, तो इस यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, एक यहाँ से. जब वोल्टेज 2 वोल्ट था तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लिए और करंट कितना हो गया 2 एम्पियर, तो यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ पे आया. जब वोल्टेज 3 वोल्ट तो आई विल ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम हेयर एंड फ्रॉम हेयर. So when the voltage is 3 volt, current is 3 ampere, and when the voltage is 4 volt, then current will be 4 ampere. So if I will join all these points now, then this graph will become a straight line. तो यही होता है कि ओम्स लॉ में हमेशा करंट और वोल्टेज का जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है. एंड व्हाट इज दिस सिग्निफिकेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, रेजिस्टेंस विल बी कांस्टेंट. आप लोग को मैं थोड़ा सा बता दूं रेजिस्टेंस के बारे में. दैट व्हाट इज रेजिस्टेंस, दैट व्हाट इज रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस इज राइट, इट इज अपोजिशन
in the flow of current. It is a position in the flow of current. It is a position in the flow of current. तो ये रेजिस्टेंस क्या होता है? ये एक अपोजिशन होता है जो करंट के फ्लो को रोकता है. और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? तो राइट इट, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम. एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम. तो एसआई यूनिट रेजिस्टेंस का होता है ओम और इसका सिंबल ये होता है. एसआई यूनिट करंट का क्या होता है? तो एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. एम्पियर. और एम्पियर का सिंबल हम बोले थे कैपिटल ए. और एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस बताए दिए. एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेज कितना होगा? मैं प्रीवियस क्लास में बताया था. एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेज इज वोल्ट. और कैसे लिखते हैं? 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, ये सब कैपिटल है. कैपिटल ए, कैपिटल बी. ओके. सो एज द वोल्टेज विल इंक्रीज, करंट विल इंक्रीज. यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस को हमेशा फिक्स रखते हैं. तो रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा और बताते हैं. रेजिस्टेंस हाईएस्ट किसका है? प्लास्टिक का, पेपर का, ये सब का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है. और अगर हम देखें कि सिल्वर, तो सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है जिसका सिंबल क्या होता है? एजी. तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर जिसका सिंबल होता है एजी. बट सिंस सिल्वर प्राइस इज वेरी हाई, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग व्हाट? कॉपर. ओके. सो दिस वाज अबाउट रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जब हम क्लास 12 में जाएंगे तो एक फॉर्मूला होता है जो मैं कंप्लीट फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोग को अभी समझ में नहीं आएगा. तो अभी जस्ट इतना समझिए कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? दैट इफ वन फिजिकल क्वांटिटी विल इंक्रीज, अदर विल ऑल्सो इंक्रीज. दैट मीन्स इफ टेम्परेचर विल इंक्रीज, then resistance will also increase, and if temperature will decrease, then resistance will also decrease. This is applicable. This formula is applicable only for conductor. There is another material also, that is semiconductor. I am not talking about semiconductor right now because semiconductor is itself a very big chapter. So when the temperature will increase, resistance will increase. When temperature will decrease, resistance will decrease. That means resistance is a function of temperature. तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो उसका इम्पैक्ट कहां पे हमें दिखेगा? रेजिस्टेंस पे. तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा रेजिस्टेंस चेंज हो, बट वी आर वांटिंग दैट रेजिस्टेंस शुड बी कांस्टेंट. सो व्हेन द रेजिस्टेंस विल बी कांस्टेंट, इफ रेजिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग इन दिस फॉर्मूला, देन it is obvious that current will become directly proportional to voltage. That means as the voltage will increase, current will increase, and as the voltage will decrease, current will decrease. ये समझ में आ रहा है? इसी को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ओके. नाउ अंडरस्टैंड सम मोर थिंग. नाउ वी कैन राइट दैट व्हाट इज ओम्स लॉ. दे विल आस्क यू दैट व्हाट इज ओम्स लॉ. वी विल राइट दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. यहाँ पे थोड़ा सा और समझते हैं कि रेजिस्टेंस 1 ओम का मतलब क्या होता है. दे विल आस्क यू दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड from the term that resistance is equal to 1 ohm. So write a question. What is the meaning of 1 ohm resistance? कि 1 ohm रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है. तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग का जो फॉर्मूला था I इज इक्वल टू V बाय आर. यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस को कितना बनाना है? 1 ओम. तो हम क्या करेंगे? जिसको 1 ओम बनाना है उसको एक साइड में ले जाओ एंड थ्रो ऑल द अदर थिंग इन द अदर साइड. तो रेजिस्टेंस को मैं एक साइड में लाया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? V डिवाइडेड बाय आर. आई रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V डिवाइडेड बाय आई. इसको कितना बनाना है? 1. इसको 1 कैसे बनाएंगे? जब ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए. तो इन मैथमेटिक्स वी ऑल नो 1 डिवाइडेड बाय 1 विल बी 1. सो इफ रेजिस्टेंस को हमें 1 बनाना है तो इसको 1 ओम बनाना है तो इसको कितना कहना पड़ेगा? 1 वोल्ट. और इसको कितना कहना पड़ेगा? 1 एम्पियर. क्लियर? दैट मीन्स इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी वायर इज 1 वोल्ट एंड करंट फ्लोइंग इन दैट वायर is 1 ampere, then resistance will become equal to 1 ohm. So write it. If what is the meaning of 1 ohm resistance? Write the definition. If potential difference, and make class note properly. If potential difference between across
a potential difference across two ends of conductor is 1 volt and current flowing in the conductor. अच्छा, हम सब जगह कंडक्टर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कंडक्टर में करंट फ्लो होता है. इन द कंडक्टर इज 1 एम्पियर, देन रेजिस्टेंस विल बिकम इक्वल टू equal to 1 ohm. Clear? Then resistance will become equal to 1 ohm. Okay, up to this completed. So now we have understand that what is the meaning of 1 ohm resistance. So now see that on the basis of I is equal to V by R and on I is equal to Q by T, there will be some numerical question also. So I have discussed two formula. Yesterday I discussed that what is I current. So we defined that current is flow of charge per unit time is known as current. So flow of charge per unit time is known as current, and I told you that what is the meaning of 1 ampere current. 1 ampere means if 1 coulomb charge will flow in 1 second time, then current will be 1 ampere. For example, 2 ampere means if 2 coulomb charge will flow in 1 second time, then current will be 2 ampere. मैं बोला था कि जब भी डिफिनेशन बनाना होता है तो डिनोमिनेटर को 1 करना होता है. दैट मीन्स अगर ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए, चार्ज कितना हो जाए 1 coulomb, टाइम कितना हो जाए 1 सेकेंड, तो करंट कितना हो जाएगा 1 एम्पियर. तो इस सबको हमने डिफाइन किया था. तो अभी तक हम दो फॉर्मूला सीख चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में. एक I इज इक्वल टू वी बाई आर और दूसरा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और दोनों पे क्वेश्चन भी आते हैं. तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एनसीईआरटी का है. तो एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे. Write the question. A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an bulb for 10 minutes. Find amount of electric charge that flows through the circuit. So how we will calculate? What we have to find? अच्छा, whenever you will solve numerical question, you have to see question clearly. क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है कि पहले देखना है कि हमें क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है. तो फर्स्ट विल राइट व्हाट इज गिवन. तो क्या लिखा है? एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर. तो यहाँ पे करंट दे दिया है तो हम करंट को लिख लेते हैं. दैट करंट इज हाउ मच? 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ ए बल्ब फॉर 10 मिनट. तो कितना टाइम के लिए हमने इससे करंट लिया? तो टाइम दिया है 10 मिनट. अच्छा, मिनट क्या SI यूनिट है? वी ऑल नो दैट SI यूनिट ऑफ टाइम इज व्हाट? SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, नॉट मिनट. तो ये मिनट में देखे हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है. तो हम क्या करेंगे? मिनट से पहले सेकेंड में बदलेंगे, क्योंकि हम सब कुछ किस में देखेंगे? SI यूनिट में. तो एम्पियर SI यूनिट है, बट मिनट इज नॉट SI यूनिट. सो हाउ वी विल कन्वर्ट मिनट इनटू सेकेंड? वी विल मल्टीप्लाई बाय 60. So 10 into 60 will be how much? 600 second. Clear? So now we have converted time into second. Now we know current, we know time. Any other thing is given? No. But what is the question? Find amount of electric charge that flows through the circuit. मतलब कितना चार्ज सर्किट से फ्लो किया. तो कितना चार्ज सर्किट से फ्लो किया मीन्स Q निकालना है. Q we have to find. तो हमें I दिया है, T दिया है, Q निकालना है. तो क्या एक कोई फॉर्मूला है IQT में?
हमें पता चला यस। क्या डिस्कस किए थे? आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। दैट मीन्स यहाँ पे हमें दो चीज पता है, आई पता है, टी पता है, क्यू निकालना है। दैट मीन्स इन दिस इक्वेशन देयर इज ओनली वन अननोन एंड अदर टू थिंग्स वी ऑल नो। That means we can apply this formula. I, on the place of I, we will add 0.5. Q we don't know, and on the place of T we will write 600. So what will be Q? We will do cross multiplication. So this will be 600 into 0.5. When we will multiply this thing, then it will come 300 coulomb. So answer will be that 300 coulomb charge will flow through the circuit. Okay? Now we will understand some more thing. थोड़ा सा हम लोग सर्किट डायग्राम को समझते हैं। तो सर्किट डायग्राम को समझने से पहले हमें कंपोनेंट समझना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कंपोनेंट समझने के लिए हम आप लोग को एनसीईआरटी बुक से इस चीज को समझा देते हैं। आप लोग एनसीईआरटी बुक से इसको लिख लेना इस टेबल को। तो ये टेबल क्या है? टेबल 12.1 को आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे क्या दिया है? इलेक्ट्रिक सेल लिखा है, एन इलेक्ट्रिक सेल। और इसमें क्या है? ये बिगर वन पॉजिटिव टर्मिनल और स्मॉलर वन क्या है? नेगेटिव टर्मिनल। तो ऐसा अगर सिंबल कहीं पे भी आपको दिखे तो आप समझेंगे कि ये किसका सिंबल है? इलेक्ट्रिक सेल का। तो इस साइड लिखा है कंपोनेंट्स, मतलब कौन कौन सा कंपोनेंट का हम क्या सिंबल यूज करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट में। ऐसे ही दिया हुआ है ए बैटरी और एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक ही सेल था, बट हेयर वी विल कंबाइन मोर सेल्स। यहाँ पे कितना सेल है? 1 2 3। वी कैन काउंट लाइक दिस ऑल्सो। क्लियर? सो काउंट कैसे करना है? तो या तो नंबर ऑफ बिगर टर्मिनल को काउंट कर लीजिए या फिर नंबर ऑफ स्मॉलर टर्मिनल को। ऑलवेज नंबर ऑफ बिगर टर्मिनल विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ स्मॉलर टर्मिनल, एंड बिगर टर्मिनल इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड स्मॉलर टर्मिनल इज नेगेटिव टर्मिनल। आपको ये हमेशा देखने में मिलेगा। इन द बल्ब ऑल्सो देयर विल बी 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। तो आप ये समझ गए ये बैटरी है, या फिर वी कैन से दैट दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। नेक्स्ट इज प्लग की और स्विच ओपन। तो स्विच ओपन का ये सिंबल होता है और स्विच ओपन का एक और सिंबल होता है जो मैं आप लोग को दिखा देता हूं यहाँ पे। तो स्विच ओपन का दो सिंबल होता है। स्विच ओपन मीन्स ओपन स्विच। ओपन स्विच का मतलब होता है जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मीन्स स्विच इज ऑफ। तो जब स्विच ऑफ होता है तो करंट फ्लो नहीं करता है। तो इसका एक सिंबल तो ये होता है जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, और एक और सिंबल होता है जो क्लास 12 में भी यूज होता है। यू कैन यूज इन क्लास 10 ऑल्सो। तो यहाँ पे एक लाइन ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, और इसके बीच में ये एक थोड़ा सा स्लैंटेड स्लोप जैसा लाइन होता है, बट दिस लाइन विल नॉट बी कनेक्टेड विद दिस लाइन। तो इसका मतलब हुआ कि कनेक्शन डिसकनेक्टेड है। कनेक्शन डिसकनेक्टेड मीन्स हेयर इज नो वायर, यहाँ पे कोई भी वायर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से करंट नहीं जा सकता है, बिकॉज एयर में कभी करंट फ्लो नहीं होता है। वी ऑल नो दैट एयर इज इंसुलेटर ऑफ करंट। इस चीज को आप समझ लेना। एयर क्या होता है? इंसुलेटर ऑफ करंट। क्योंकि अगर एयर कंडक्टर होता तो रोड पे पोल पे करंट जाता है और वो एयर से करंट आके हमें शॉक लग सकता था, बट एयर इज एक्चुअली इंसुलेटर। इन सम केस एयर कैन बिकम कंडक्टर ऑल्सो। जब बिजली होता है ना, इलेक्ट्रिक, जब बारिश होता है तो उस टाइम में, जब बारिश के टाइम में थंडर स्टॉर्म होता है, उस टाइम बहुत हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। बट बहुत हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, देन ओनली एयर विल बिकम कंडक्टर। अदरवाइज इन नॉर्मल केस एयर इज ऑलवेज इंसुलेटर। तो हम लोग के नॉर्मल केस में एयर क्या होता है? इंसुलेटर होता है। ऐसे ही एक और सिंबल होता है स्विच क्लोज का। Sorry, this spelling is wrong. SWITCH. So when switch is closed, तो स्विच क्लोज का ये सिंबल होता है। यहां पे एक डॉट मीन्स पॉइंट बना देंगे तो ये स्विच क्लोज हो गया। दोनों में बस यही अंतर है, यहाँ पे डॉट नहीं आएगा, यहाँ पे डॉट आएगा। स्विच क्लोज मीन्स ऑन, दैट मीन्स करंट जाएगा, एंड स्विच ओपन मीन्स ऑफ, दैट मीन्स करंट विल नॉट फ्लो। इज इट क्लियर? और यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे ये अब करंट फ्लो होगा तो इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आप ये भी सिंबल बना सकते हैं और ये भी सिंबल बना सकते हैं। स्विच ओपन का एक ऐसा और स्विच क्लोज का, स्विच क्लोज का ऐसा। ओके, नाउ अंडरस्टैंड सम मोर थिंग। ए वायर ज्वाइंट, ए वायर ज्वाइंट। तो वायर इज ज्वाइंट, वायर ज्वाइंट है, इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि वायर इज ज्वाइंट,
को थोड़ा सा समझते हैं। हम लोग जब भी कनेक्शन कहते हैं ना, तो हम लोग को वायर का ज्वाइनिंग भी करना होता है। मान लीजिए एक वायर ऐसा गया और दूसरा वायर यहाँ से आके ऐसे इसको क्रॉस करना चाहता है, तो यहाँ पे ये अगर डॉट बना दिए, इसका मतलब हुआ वायर को हमने ज्वाइन कर लिया। वही यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए एक वायर यहाँ पे है और एक वायर यहाँ से आया और यहाँ पे कनेक्शन हो गया, तो ये क्या हो गया, वायर ज्वाइंट। यहाँ पे डॉट बनाएंगे देन ओनली वायर विल बी ज्वाइंट, नहीं तो नहीं होगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक वायर जा रहा है हॉरिजेंटली और दूसरा वायर इसको वर्टिकली क्रॉस कर रहा है, लेकिन यहाँ ज्वाइनिंग नहीं है। अब ज्वाइनिंग नहीं है, ज्वाइनिंग के लिए वी विल मेक इट डॉट। ज्वाइनिंग नहीं है तो यहाँ पे क्या कहेंगे, जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे उठा के इसको क्रॉस कर लेंगे। ओके, सो दिस इज वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। ज्वाइन नहीं हो रहा है, एक के ऊपर से दूसरा चला गया, बट ज्वाइन नहीं हुआ। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल कैसा होता है, या तो ऐसा या फिर ऐसा। बल्ब आप लोग जानते हैं, बहुत बार बनाते भी। रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टर को ही हम लोग रेजिस्टेंस में भी बोलते हैं। रेजिस्टर बहुत यहाँ पे लिखता है, बट हम लोग हमेशा इसको कॉमन लैंग्वेज में रेजिस्टेंस ही बोलते हैं। तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल कैसा होता है, ऐसा। आप लोग अच्छा से बना सकते हैं। दिस डिजाइन इज क्वाइट सिंपल डिजाइन। देन आपके वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है कि हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस को हम लोग कभी कभी चेंज करना पड़ता है, जैसे 5 ओम से 10 ओम, 10 ओम से 15 ओम, 15 ओम से 20 ओम। तो हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो हम लोग को फिक्स रेजिस्टेंस ऑलवेज नहीं चाहिए होता है, रेजिस्टेंस को हम चेंज भी करेंगे। तो फॉर दैट पर्पज हम लोग के पास एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, या उसी का दूसरा नाम होता है रियोस्टेट। तो दोनों सेम ही है, वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट। वहां पे क्या कहते हैं कि एक एरो लगा देते हैं, या तो ऐसे लगा देंगे बीच में, रेजिस्टेंस के बीच में ही एरो, और एक ऐसा लाके ऐसा करके एरो लगा देंगे। तो बोथ इज एक्सेप्टेबल इक्वली, यू कैन यूज एनी वन। ओके, सो टीचर कैन ऑल्सो यूज एनी वन, यू कांट क्लेम दैट व्हाई यू आर यूजिंग दिस एंड दैट। देन आपके देयर इज एमीटर। तो एमीटर क्या होता है, एमीटर इज डिवाइस विच विल मेजर अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, कहां से, इलेक्ट्रिक सर्किट से। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो एमीटर क्या होता है, एमीटर इज ए डिवाइस विच विल मेजर अमाउंट ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो एमीटर का सिंबल क्या होता है, ए होता है, और एक वायर यहाँ एक वायर इधर। वन टर्मिनल विल बी पॉजिटिव टर्मिनल एंड वन टर्मिनल विल बी नेगेटिव टर्मिनल, लाइक दैट। वोल्टमीटर, वोल्टमीटर क्या होता है, सेम। Here in voltmeter also there will be two wire, one will be positive terminal, one will be negative terminal। यहाँ पे एमीटर या वोल्टमीटर जब आप लैब में देखेंगे ना, तो वहां पे दो वायर होता है, एक रेड होता है एक ब्लैक होता है। तो रेड कलर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड ब्लैक कलर विल बी ऑलवेज नेगेटिव। तो एमीटर वोल्टमीटर भी समझ में आ गया। वोल्टमीटर विल मेजर वोल्टेज एंड एमीटर विल मेजर करंट। अच्छा, वोल्टेज के बारे में यहाँ पे वोल्ट क्या होता है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दिस ऑल वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, टेक केयर।